गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आप तेरे कमल से एग्जाम स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों क्या होता था, जब पेपर देने जाते थे पहले एक ईजिली क्वेश्चन पूछे जाते थे कि वास्को डी गामा कब आया, तो 1448 में। लेकिन अब क्वेश्चन इस तरह से आता है कि मतलब क्वेश्चन भी होता है लेकिन उसे घुमा घुमा कर इतना हार्ड कर देते हैं कि बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है और कन्फ्यूजन में बच्चा सही होकर भी क्वेश्चन को गलत कर लेता है। इसलिए दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन जो लिए हुए हैं वो टोटली ARO के ही हैं और ऑल एग्ज़ाम में भी आते ही आते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले तो करते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जो हमारे आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो पहले क्या हुआ, यूरोप कंपनियों का आगमन हुआ और कब हुआ, कहाँ से हुआ, ये सब स्टार्टिंग में से आपको पढ़ाया जाएगा। दोस्तों वास्को डी गामा कालीकट पर पहुंचा। दोस्तों आपको पता है पहले क्वेश्चन आता था कि वास्को डी गामा किस सन में आया हुआ था, वो आया था 1498 ईस्वी में। लेकिन अब उस जगह का नाम था कालीकट, ठीक है ना। तो वास्को डी गामा कालीकट पर कब पहुंचा, तो 1498 ईस्वी में। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि 1498 में कौन सा व्यक्ति आया हुआ था, तो वास्को डी गामा हुआ था। और दूसरा ये बनता है कि वास्को डी गामा किस स्थान पे आया था, वो आया था कालीकट पर पहुंचा था, कालीकट स्थान पे आया हुआ था। कब आया था, 1498 ईस्वी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, पुर्तगाली उपनिवेशन का प्रथम वायसराय भारत में था। पुर्तगाली उपनिवेशन का प्रथम वायसराय भारत में था, तो वो था फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ठीक है। वास्को डी गामा कालीकट पे स्वागतम किया था। जब वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आए हुए थे तो उनका स्वागतम किसने किया था, तो किया हुआ था, उन्होंने किया था जमोरिन ने। किसने किया था, जमोरिन ने किया था। दोस्तों अब क्या है कि एक नंबर का क्वेश्चन होता है और उसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो भी 1/2 का क्या कहते हैं नेगेटिव मार्किंग आ रही है। इसलिए दोस्तों ये जब मैंने पेपर दिए, मैंने प्रैक्टिस सेट लगाए तो बहुत बार जो सुमित वाले हर बार पूछे गए हैं। और अब जो मैं देख रहा हूँ जो कंटेंट अब जो पूछा जा रहा है वो यही पूछा जा रहा है सुमित वाले में। इसलिए दोस्तों सुमित वाले ज़्यादा से ज़्यादा ही सॉल्व वगैरह, क्योंकि एक नंबर का होता है और 4 क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं। ये दोस्तों सुमित बिल्कुल सही हैं। वास्को डी गामा कहाँ के थे, वो पुर्तगाल के थे, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस, तो ये कहाँ के थे, ये स्पेन के थे। और कैप्टन कुक ये कहाँ के थे, ग्रेट ब्रिटेन के थे। और तस्मान जी कहाँ के थे, जी हॉलैंड के थे। चलिए भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। भारत में पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक था, तो वो था अल्बुकर्क। और पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, वो तो कोचिन में किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो वो थे पुर्तगाली थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे, पुर्तगाली थे। भारत में प्रथमता सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, तो पुर्तगाली ने किया था। बंगाल की बांदेल, चिंसुना, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो थी हुगली। दोस्तों हुगली एक नदी भी है, इसे थोड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन आप जो इस तरह से ही बनेंगे। दोस्तों जो मैं आपके तैयार करा रहा हूँ, मैं आपके लिए जल्द से आपके प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊँगा, जिससे आपको ये लगे कि हाँ प्रैक्टिस सेट में कितना हमें आ रहा है और कितना हमें सॉल्व कर पा रहे हैं।
चलिए, पांडिचेरी के संदर्भ में कथन बिल्कुल सही है। पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटमाट के लिए अड्डा बनाया गया था। किसने बनाया था? वो तो पुर्तगालियों ने बनाया था। ठीक है। कलकत्ता का संस्थापक था। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चारनॉक था। जॉब चारनॉक। दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंट सा लग रहा है। चलिए, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आवेश के संदर्भ में सही कथन है। तो सही कथन ये है, तो पहले अंग्रेज ने अपना कारखाना दक्षिण भारत में खोला, फिर मछलीपट्टनम में लगाया। इसके सही क्रम बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। फिर पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने अपने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। फिर ड्यूब्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया। दोस्तों अंग्रेजों का ये सही क्रम है, पहले उन्होंने दक्षिण भारत में अपना कारखाना खोला। पहले कहाँ खोला? पहले दक्षिण भारत में खोला पहला अपना कारखाना। ठीक है। और दक्षिण भारत में क्या है? मछलीपट्टनम है वहाँ पर उन्होंने खोला था। ठीक है। अब आता है पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में दोस्तों पहले जो उन्होंने अपना दूसरा जो खोला था वो 1633 ईस्वी में खोला था, और कहाँ पर? उड़ीसा में खोला था। ठीक है, बूझा जाता है। फिर उसके बाद सही क्रम है, फिर उसके बाद डुबले के नेतृत्व, जब वहाँ पे अब डुबले थे तो उसके नेतृत्व में, उनके देख रेख में फिर फ्रांसीसियों ने अपने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। चलिए, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग तो वो थे डच। क्या? पूंजी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले पहले लोग थे वो तो डच। सही कथन। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। फिर आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चलिए नेक्स्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी और कंपनी की सेना की पश्चिमी प्रशिक्षण में मिला था, तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, और भारतीय सैनिकों ने राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ब्रिटिश कंपनी में से भारत व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था तो लीवेंट कंपनी को हुआ था। लीवेंट कंपनी कैसे? मतलब कि ब्रिटिश कंपनी में से भारत में व्यापार करने का पहला पत्र। क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा कि भारत में व्यापार करने का पहला पत्र किसे प्राप्त हुआ था? मतलब लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा, ब्रिटिश कंपनी में से भारत में व्यापार करने वाला पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था वो लीवेंट कंपनी को हुआ था। चलिए दोस्तों, ये तो हमारे हो गए। अब नेक्स्ट लेते हैं, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के संगठन के समय भारत का बादशाह था, तो वो कौन था? अकबर था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के संगठन के समय भारत का बादशाह था, तो वो तो अकबर था। मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, तो जहांगीर। और दोस्तों आपको पता है मुगल सम्राट में सबसे पहले कौन थे? बाबर थे, और 1526 लेकर 1530 तक उन्होंने राज किया था। फिर हुमायूं आया था, मैंने दोस्तों पढ़ाया मैंने आपको। तो मुगल सम्राट में उनके पुत्रों में से एक जहांगीर भी पुत्र थे। ठीक है।
वो उसी शासन की बात की जा रही है। भारत में 1663 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो कहाँ पे की थी? सूरत में की थी, सबको पता है दोस्तों। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वलिम के स्थान पर हराया था, तो वह थॉमस वेस्ट। कहाँ पे, किसके स्थान पर हराया था? स्वलिम के स्थान पर हराया था वह थॉमस वेस्ट। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया, तो अंग्रेजों ने किया था। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से, और ईस्ट कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा स्थापित से निष्कासित किया, तो वो सर जॉन चाइल्ड। कौन थे? सर जॉन चाइल्ड। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था, तो वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक द्वारा लड़ा गया युद्ध, कर्नाटक द्वारा लड़ा गया युद्ध वो था अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य सम्मिलित। दोस्तों इन चीज़ों पर जरूर ध्यान देना। सम्मिलित वाले क्वेश्चन बहुत मैंने देखे हैं और बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं, और रिपीटेड क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन भी लगाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो वो अब आपका हुआ एक्स-ला चैपेल की संधि के अंत में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ अनिर्णायक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ पेरिस की संधि से अंत में हुआ। और प्रथम मैसूर युद्ध हुआ ब्रिटिश की हार। प्रथम यूरोपीय शक्ति जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों से भाग लेने की नीतियों को आरंभ की, वो डुब्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया, वो सूरत में किया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की थी, हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी को संस्थापक माना जाता है, वो कालवर्ड को। भारत में फ्रांसीसियों कंपनी का संस्थापक माना जाता था भारत में, वह कालवर्ड को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था, वो था चिनसुना में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित में सफलता रहे, क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन क्रम है जो पूछा जाता है दोस्तों। पहले आए पुर्तगीज, फिर आए डच, फिर आए अंग्रेज, फिर आए फ्रांसीसी। ये दोस्तों क्रम आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। चलिए दोस्तों सुमिलित वाले मैंने इसलिए लिए कि ये हर बार आए हैं। पांडिचेरी, ये कहाँ के? फ्रेंच। गोवा पुर्तगीज के। ट्रांकेबार, तो ये डेनिश यानी डैन। मद्रास, ये डच। ठीक है। यूरोप से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए, तो सबसे अंत में कौन आए? फ्रांसीसी। तो दोस्तों क्वेश्चन बन गया, क्रम से ही पूछा था। तो पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर आए अंग्रेज, फिर आए फ्रांसीसी। इसलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों में स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में फ्रांसीसी आए।
अब आते हैं ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्वेश्चन जो घुमा घुमा के पूछे जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन मैंने इसी में लिए हुए हैं। दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि क्वेश्चन नए तो हैं, लेकिन पूरी संभावना है दोस्तों क्वेश्चन इसी तरीके से ही बन के आते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है कि राजा कौन था और उसकी सन कौन सी थी। अब दोस्तों आपको पता है, आप इतने सारे एग्जाम दे रहे हो, कितने टिपिकल क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं। बच्चों को आते हुए भी बच्चा गलत कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन अब जो करंट में हैं वो इसी तरीके से आ रहे हैं। ये मैंने अपने इसी बुक से लिए हैं। ये आपके GS यानी आपके घटना चक्र की बुक है, ठीक है ना। और पॉइंटर बुक है ये आपकी सामान्य अध्ययन, जिसमें दोस्तों मैं आपको आधुनिक इतिहास पढ़ा रहा हूँ। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है ईस्ट कंपनी और बंगाल के नवाब। ये दोस्तों आपका उसी में ही है। चलिए, मुगल सम्राट और नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। मुगल सम्राट के समय में पूछा दोस्तों, और जो वहाँ पर नियुक्त था वो अंतिम गवर्नर कौन सा था, तो वो था आपका मुर्शिद कुली खान। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया, तो प्लासी का युद्ध था। दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था प्लासी का युद्ध कब और किस समय हुआ था, आपको पढ़ाया था मैंने प्लासी का युद्ध। ये मुगल साम्राज्य से ही स्टार्ट है। सिराजुद्दौला, ये भी दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। तो परास्त हुआ था कब, प्लासी के युद्ध में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। दोस्तों इन दोनों के बीच में भी युद्ध हुआ था, कभी कभी हुआ था। प्लासी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव द्वारा हुआ था, इन दोनों के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो वो था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव हर बार पूछे जाते हैं। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसीसी ड्यूबले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है, तो वह रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, प्लासी का युद्ध मैदान का अवस्थित है, तो वह पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। दोस्तों प्लासी का युद्ध में देखो 203 क्वेश्चन बन गए आपके कि प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और आपके लॉर्ड क्लाइव, और दोस्तों कब हुआ, 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और क्या कहता है दोस्तों, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश का प्रभुत्व आरंभ हुआ था। तो क्या कहता है, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व आरंभ हुआ था, तो कब किस में हुआ था, प्लासी के युद्ध में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसमें कब 3 क्वेश्चन बन गए, इसलिए दोस्तों प्लासी का युद्ध इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको मुगल साम्राज्य इसलिए पहले ही ख़त्म कराया था मैंने, कि ये हर बार पूछे जाते हैं। चलिए, बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद में मुंगेर स्थानांतरित की, तो कहते मीर कासिम ने। ठीक है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, तो वो कौन सा था, बक्सर का युद्ध। दोस्तों मैंने ये आपको पढ़ा दिया, बक्सर का युद्ध कब और किस सन में हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक था, तो वह शाह आलम द्वितीय था। कौन था, शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था, वो था मीर जाफर। ईस्ट इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तो वह बक्सर का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, तो किसने की थी, तो वो शाह आलम द्वितीय ने की थी। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की, तो किसने की थी, मुगल सम्राट में। ध्यान रखना दोस्तों, जब 1765 आ जाए, यानी कि 1700
है ना। तो इस टाइप से मान लेना कि मुग़ल सम्राट हमारा स्टार्ट हो गया है। और मैंने आपको 1200 ही पढ़ाया था, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, वो आप दोस्तों आप डेट से पहचान सकते हैं कौन से इन सनों में से कौन सा वंश स्टार्ट हुआ था। ठीक है। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को बादशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए, तो वो कौन सा? लॉर्ड क्लाइव। दोस्तों लॉर्ड क्लाइव मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने आपसे कहा हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, तो वो की थी 12 अगस्त 1765 को। ठीक है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया, तो मोहम्मद रजा खान को। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए वह है खासी। 18वें शासक शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम है, तो वह है पहला है आपका अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवाश युद्ध, बक्सर युद्ध। वांडीवाश के युद्ध में 1760 में और ब्रिटिश की क्रिश्चियन फ्रेंच को हराया था। वांडीवाश का युद्ध 1760 में हुआ और ब्रिटिश के फ्रेंच को हराया था। चलिए दोस्तों, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? दोस्तों ये क्वेश्चन हर बार आते हैं, हमें युद्ध की डेट याद होती है लेकिन बच्चा हर बार भूल जाता है कि किस किस के बीच में हुआ था। इसलिए मैंने ये लिए हुए हैं, मैंने प्रैक्टिस सेट लगाए, पेपर दिए हुए मैंने हर सारे प्रैक्टिस सेट में, और मैंने पेपरों में भी देखा और प्रीवियस क्वेश्चन में बूझे ही गए हैं कि युद्ध किन किन के बीच हुए। इसलिए इसे दोस्तों इग्नोर ना करें, पूरी तरह से ही वीडियो को वॉच करें। क्या होता है कि नए वीडियो देखते हैं और देख के चले जाते हैं, जो लास्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो हम सब तो लास्ट में रखते हैं, कि वीडियो जो लास्ट तक देखते हैं ना वीडियो, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लास्ट में ही रखते हैं। बच्चे क्या होता है नेक आगे वीडियो देखी, स्किप की, नेक वीडियो फिर लास्ट की देखी और निकाल के चले गए, तो क्या होता है बच्चा क्या कहता है हम इस चैनल से कुछ सीख नहीं पाए और इस कारणवश बच्चे के मोस्ट क्वेश्चन छूट जाते हैं। कभी क्या होता है बच्चा कि कभी क्या होता है लिखे हुई चीज़ को ना बोलकर हम मुँह ज़बानी बोल देते हैं, वो क्या होता है वो रिपीटेड क्वेश्चन होता है, इसलिए जो मुँह ज़बानी बोलते हैं उससे भी दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। चलिए, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में होता है? मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर वांडीवाश का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध। और चिलियावाला का युद्ध तो वह डलहौजी के विरुद्ध और सिक्के। खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध और मराठे। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया गया वह मराठों द्वारा। भारत में अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किया गया वह मराठों द्वारा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं आपके क्षेत्रीय राज्य और पंजाब एवं मैसूर। ये दोस्तों आपके आधुनिक इतिहास में ही है। रणजीत सिंह के राज्य सम्मिलन था वह श्रीनगर में था। रणजीत सिंह संबंधित थे तो आपके शुक्र चिकिया मिसल से। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर, और रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था वो शाह शुजा से। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्म को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। ये कथन किसका था? तो ये कथन था महाराजा रणजीत सिंह ने, ये कथन उनका है। महाराजा रणजीत सिंह उत्तरदायी थे खंडक सिंह थे। सिख राज्य का अंतिम राजा था वह दिलीप सिंह।
पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को उसका निधन पेरिस में हुआ था और नासिक में उनकी अंत्येष्टि से हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा था। उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा था और वह कभी भी रूस नहीं गए थे। दोस्तों, रणजीत सिंह के ये काफ़ी सारे क्वेश्चन बने हुए हैं और हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें से क्या होता है कि हमें नेगेटिव पॉइंट भी याद नहीं होते। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कि महाराजा दिलीप सिंह की बात आ गई, ठीक है, और उनके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कभी कभी क्वेश्चन में कहते हैं कि वह कभी रूस गए थे। महाराजा दिलीप सिंह कभी रूस गए थे? तो दोस्तों, रूस तो वे कभी गए ही नहीं थे। और उनका सिख धर्मों से लगाव था या उन्होंने सिख धर्म छोड़ दिया था या सिख धर्म छोड़ा नहीं था। इस तरह से 4 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ईजिली हो के बाद भी दोस्तों हम नहीं कर पाते। इसलिए ये जो थोड़ी सी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, अगर इसे थोड़ा माइंड में रखोगे तो कभी भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये दिलीप सिंह के विषय में कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन हुआ। और कहाँ पे हुआ दोस्तों? पेरिस में हुआ, ठीक है। और नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, ठीक है। उन्होंने कभी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, वह कभी रूस नहीं गए थे, ठीक है। चलिए, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। किनका हुआ था? महाराजा दिलीप सिंह का। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य थे। तो वो कौन थे? सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे और जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रीवल्स मानसेल। प्रथम आगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1766 से 1769 ईस्वी में हुआ। विजय प्राप्त हुई थी किससे? हैदर अली से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, तो वो कौन थे? वो सर आर्यकुट थे। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, कहाँ पर बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। वह भारतीय शासक जिसने विदेशियों में आधुनिक पद्धति पे दूतावास स्थापित किया था, तो वह टीपू सुल्तान ने भारतीय सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। कहाँ पर हराया था? पोरीलुर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, तो कब की थी? टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए। कब मारे गए? तो वो 1799 ईस्वी में मारे गए। टीपू सुल्तान किसके साथ? कभी क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि टीपू सुल्तान किसके द्वारा मारे गए? तो अंग्रेजों के द्वारा मारे गए। कब मारे गए? 1799 में मारे गए। चलिए, अब आता दोस्तों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में आपको ये करा दिया है मैंने कि आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर, तृतीय आंग्ल मैसूर, दोस्तों मैंने आपको करा दिया है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि किन किन के बीच में हुआ था। चलिए दोस्तों, वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो भी जरूर देखना कि प्रथम आंग्ल युद्ध हैदर अली विजय प्राप्त हुई, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अनिवार्यक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान द्वारा पराजित हुआ और अपने भूभाग्य अंग्रेजों को दिया। चतुर्थी आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिव्यांग हुआ। बेगम समरूप ने एक अति प्रसिद्ध चर्चा का निर्माण कराया, वह सरगना में। सही कथन।
महाराजा रणजीत ने लाहौर में तोपों का निर्माण की आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। ये सही है, ये सही है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है कि महाराजा रणजीत ने लाहौर में तोपों के निर्माण नहीं कराए, लेकिन क्वेश्चन ये है, सही है कि उन्होंने तोपों के निर्माण के आधुनिक ढलाई, ये भी आएगा, आधुनिक ढलाई खाने को स्थापित किए। और आमेर में सवाई जय सिंह ने न्यूक्लिड के रेखागणितीय तथ्यों को संस्कृत में अनुवाद किया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। सही कथन। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों को मिलकर षड्यंत्र रचा। चलिए अब दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो गवर्नर जनरल एंड उनके वायसराय आते दोस्तों ध्यान रखना, गवर्नर अलग है, गवर्नर जनरल अलग है, वायसराय अलग है, ठीक है तीनों एक ही, लेकिन इनमें पूछे भी क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि गवर्नर जनरल कौन है, गवर्नर कौन है और वायसराय कौन है, क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। चलिए सही कथन। जन प्रशासनिक की नींव वार्न हेस्टिंग द्वारा मौजूद से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था और लॉर्ड डलहौजी ने द्व्युक्ति की सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य से संबंधित क्षेत्र जुड़े। दोस्तों इसमें ध्यान रखना, कम से कम 2-3 लोग हैं इसमें। देखो जन प्रशासन की नींव रखने वाले कौन थे, वार्न हेस्टिंग। कभी कभी जन प्रशासन की नींव किसने रखी, तो वार्न हेस्टिंग ने रखी, ठीक है ना। ठीक है, अब ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की, जो अगर जन प्रशासन की नींव जो रखी थी वो रखी थी वार्न हेस्टिंग रखी थी, लेकिन जो ऊपरी संरचना की थी वो की थी कॉर्नवालिस ने की थी, ठीक है। अब आते ईस्ट इंडिया कंपनी। असैनिक और सैनिक, यानी असैनिक और सैनिक के सुधार का श्रेय जाता है वो क्लाइव को जाता है, ठीक है। फिर लॉर्ड डलहौजी ने द्व्युक्ति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य के समृद्ध क्षेत्र को जोड़ा। अब पूछ जाता है साम्राज्य को किसने जोड़ा, वो डलहौजी ने जोड़ा। सुधार किसने किया था, क्लाइव ने किया था। और जन प्रशासन की नींव किसने रखी थी, वार्न हेस्टिंग ने रखी थी, ठीक है। और ऊपरी सतह पर जिसने काम किया था वो कॉर्नवालिस ने किया था, ठीक है। और किस पे किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी पे किया था। दोस्तों इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं, 4 क्वेश्चन घुमा के पूछे जाएंगे, इसलिए थोड़ी छोटी सी थ्योरी है और 4 पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए कलकत्ता के एथियाटिक सोसाइटी के संस्थापक के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो कौन था, वो तो लॉर्ड वार्न हेस्टिंग थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, वो तो वार्न हेस्टिंग से। बंगाल में दुग्ध शासन प्रणाली, दोस्तों मोस्ट पूरा लगा लीजिए, को समाप्त किसने किया था, वार्न हेस्टिंग ने किया था। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो वह वार्न हेस्टिंग ने चलाया था। भारत में नायक संगठन के संस्थापक की वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत के प्रस्तावित सिविल सेवा और कोऑर्डिनेटेड सिविल ऑफ सर्विस ऑफ इंडिया का सर्जन किया। कलकत्ता में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। चलिए दोस्तों एक बार रिपीट करता हूँ मैं, वह गवर्नर जनरल जिसने भारत के संविदाबद्ध सिविल सेवा, ठीक है, इसे दूसरे नाम से भी कहा जाता है, वो हुआ था वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसिद्ध सिविल सेवा यानी कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सर्जन किया। वो कलकत्ता में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी है, वो कॉर्नवालिस।
लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है, वो कहाँ? गाजीपुर में। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों। 1802 ईस्वी में वाशिंग की संधि के हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेजों तथा बाजीराव सेकंड के मध्य। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव सेकंड। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दोस्तों, हर बार पूछा जाता है। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया, वह लॉर्ड वेलेस्ली के काल के मध्य। लॉर्ड वेलेस्ली के काल में सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था, वो तो हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा संधिया में लॉर्ड डलहौजी के साथ सहायक संधि करने वाले राज्य का सही कलाक्रम, तो कलाक्रम है दोस्तों आपका हैदराबाद आया पहला, फिर आया मैसूर, आया हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड शेयर करना एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एंड दोस्तों वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करना, क्योंकि लास्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।